नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे आज एक बड़ी खबर से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको बताना चाहेंगे। ये पूर्व राष्ट्रपति पर जो जानलेवा हमला हुआ है, रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर जो है वो हमला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूकर गोली निकली है, ये बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप पर फायरिंग की निंदा की है क्योंकि ट्रंप पर जो रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ है, गोली उनके कान के बिल्कुल करीब से निकली है और उनके कान के आसपास से जो है वो खून भी निकला है। इसको लेकर अब जितने भी देश हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटनाक्रम को लेकर निंदा जो है वो व्यक्त की है। उन्होंने निंदा की है कि ये हमला बहुत निंदनीय है, इस तरह का हमला अमेरिका के अंदर नहीं होना चाहिए था, वो भी उस शख्स पर जो अमेरिका का राष्ट्रपति भी रह चुका है। तो आपको बताना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को लेकर यहाँ पर जो है वो निंदा व्यक्त की है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर ये हमला, जानलेवा हमला, उनके कान के बिल्कुल नजदीक से गोली निकली, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। क्योंकि तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं और जब ये हमला हुआ था उस समय काफी लोग थे क्योंकि एक रैली हो रही थी, चुनाव भी हो रहे हैं, उसके मद्देनजर वहां पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, उन्होंने कहा, अपने दोस्त पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं बहुत चिंतित हूं। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतक के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ में है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शब्द एक्स के जरिए सामने रखा है, ट्वीट के जरिए सामने रखे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ है, इस पर आपको हम कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। 13 जुलाई को पेनिसिल्वेनिया में ये रैली हो रही थी और बटलर में डोनाल्ड ट्रंप चुनावी रैली कर रहे थे, जहां पर यह पूरा हादसा हुआ है। अचानक रैली में गोलियां चली और बिल्कुल उनके कान के नजदीक से गोली निकली। ट्रंप के बिल्कुल कान को छूकर ये गोली निकली है, जो हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया है। डाइस के नीचे छुपे ट्रंप, यानी जो सामने डाइस लगा होता है उसके नीचे वो तुरंत से वहां पर जो है वो छुप गए। सुरक्षा कर्मियों ने उनकी घेराबंदी कर दी वहां पर और उनको वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। शूटर रैली में शामिल नहीं था, शूटर बाहर से था और यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने शूटर को मार गिराया है और ट्रंप को वहां से सुरक्षित निकाला। घटनास्थल पर एक AR स्टॉल राइफल जो है वो भी बरामद की गई है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी। बाइडन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने भी अपनी बातें सामने रखी हैं। एक टेलीविजन संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि हम हमले की निंदा करते हैं। तो कुल मिलाकर जो वहां पर वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि बाइडन ने ट्रंप से फोन पर भी बातचीत की है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी ली है और उनको कहीं ना कहीं उनसे बातचीत कर उनसे हालचाल जानने की भी कोशिश यहां पर की गई। I've been thoroughly briefed by all the agencies in the federal government as to the situation, based on what we know now. I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And I want to thank the Secret Service and all the agencies, including the state agencies, that have been engaged in making sure that people and we have more detail to come relative to other people maybe injured in the audience. I don't have all that detail. We'll make that available to you. I may be able to come back a little later tonight, but we'll put out a statement if I'm not able to if it's not convenient for you all. But the bottom line is that the Trump rally was a rally that he should have been able to be conducted peacefully without any problem. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. तो आपने सुना, जो बाइडेन जो इस वक्त वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और संबोधन में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिंसा की अमेरिका के अंदर कोई जगह नहीं है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी ज्वाइन हो चुके हैं। राम श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए।
राम श्रीवास्तव जी, ये जो हमला अमेरिका के अंदर हुआ है, अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति पर जो पूरी ये गोली चली है, उनके कान के बिल्कुल नजदीक से ये गोली निकली है, इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं आप? आज सुबह जब भारतीय समय के 4 बज रहे थे, उस समय ट्रंप जिस बटलर शहर में पेनिनसुलाविया के वहाँ पर अपनी रैली, चुनावी रैली का संबोधन कर रहे थे। उस समय जो लाइव तस्वीरें हैं वहाँ के टेलीविजन से आ रही थी, किस्मत से मैं भी उस समय उनको देख रहा था। और वो चूंकि दाहिना हाथ डाइस पर रखे हुए थे, थोड़े झुके हुए थे और एकदम उनके कान के पास से गोली निकली, कान के ऊपरी हिस्से को छूती हुई गई। उन्होंने आवाज देखकर उस पर हाथ ऐसा किया और नीचे एकदम बैठ गए और तब तक सिक्योरिटी के जो इनके एजेंट्स थे वो चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया और उनको वहां से सुरक्षित निकाल कर ले गए। और जाने के पहले मिस्टर ट्रंप ने अपना हाथ ऊंचा करके बड़े जोर से मुट्ठी बांधकर सबका अभिवादन किया। सभी लोग लॉन्ग लिव ट्रम्प के नारे लगाते रहे। इस बीच में उन गोली चालक ने, हत्यारे ने 7 गोलियां दागी थी, 7 आवाजें वहां चलती हुई लोगों ने सुनी थी, जिसमें एक शख्स मर गया था, 2 और महिलाएं जो हैं घायल हो गई थी। और सिक्योरिटी सर्विसेज ने वहां से लगभग 148 गज दूरी पर एक भवन था पीछे की साइड में, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, वहां पर एक कैमोफ्लेज स्थिति में एक शख्स को देखा गया, उन्होंने उसको गोली से उड़ा दिया। बिल्कुल डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, अमेरिका के अंदर बहुत जल्द चुनाव भी होने हैं और चुनाव से ठीक पहले एक पूर्व राष्ट्रपति पर हमला करना, क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या मंशा है और क्या, क्यों आखिर ये इतना बड़ा हमला करवाया गया है, खास तौर पर अमेरिका जैसे इतने बड़े देश के अंदर? देखिए शीतल जी, एक बात तो अपनी जगह सुनिश्चित है कि अमेरिका एक सभ्य देश है और जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद वहाँ पर जो है राजनीति में ऐसा कहीं भी नहीं है कि जिससे कि ये हत्या या आतंक या हिंसा की कहीं गुंजाइश हो। अभी तक बड़ा क्लियर कट वहाँ इलेक्शन होता रहा है। हालांकि पिछली बार चुनाव में जो ट्रम्प समर्थक थे वो कैपिटल में घुस गए थे, वहाँ की पार्लियामेंट में, सीनेट में, तो उससे इनके ऊपर मुकदमे भी अभी चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि 4 मुकदमों में इनको दोषी भी पाया गया। लेकिन ट्रम्प की पॉपुलैरिटी इस समय ज्यादा है, तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है जैसे अपोजिशन ने ऐसा कराया, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी जांच जो है FBI को दे दी गई है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो बहुत प्रोफेशनल है और उन्होंने इस शंका को भी निराधार नहीं बताया है उनके स्टेटमेंट से कि ये अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म का एक हिस्सा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हमले को लेकर निंदा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि राजनीति और लोकतंत्र के बीच इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं बनती है। बिल्कुल सही, हमारे प्रधानमंत्री के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं वो, और एक पूर्व राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते इस तरह की हिंसा की पूरी दुनिया भर्त्सना कर रही है, वो करना भी चाहिए। लेकिन वहां पर अगर ये अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म का एक पार्ट है, क्योंकि पिछली बार भी वहाँ सीरिया से आए हुए आईएसआईएस के जो आतंकवादी थे उनको गिरफ्तार किया गया है। और जब से यहाँ पर उन्होंने, ट्रम्प साहब ने घोषणा की थी कि नाटो को देशों को हमको मदद करके रूस के विरुद्ध नहीं लड़ना चाहिए, तब से इस बात की शंका बढ़ गई थी कि जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उन्होंने कहीं, क्योंकि यहाँ जो हथियार माफिया बहुत एक्टिव है, हथियार माफिया नहीं चाहता कि इजराइल का युद्ध खत्म हो। तो हथियार माफिया जो कूटनीति में क्षेत्र में आवाज चल रही है, जो समाचार है उसके हिसाब से ये पता लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए और लंबे समय तक चलाने के लिए हथियार माफिया एक्टिव है। तो ये भी संभावना FBI निरस्त नहीं किया उसने कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय आतंक के एक किसी शूटर ने तो ठीक है, ओके डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और महत्वपूर्ण बातें अपनी रखने के लिए। तो फिलहाल हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी बातें कही, अपनी जानकारी साझा की। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर राहगिरी कार्यक्रम का आज आयोजन हो रहा है। अंबाला में ये राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन है। हरियाणा CM नायब सिंह सैनी ने भी इसमें शिरकत की है। आपको बताना चाहेंगे ये महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है। अंबाला के अंदर साइकिल चलाकर स्वस्थ रहने के प्रति प्रेरित भी किया है। राज्य मंत्री असीम गोयल भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। तो आपको बताना चाहेंगे हरियाणा से इस वक्त बड़ी जानकारी है अंबाला में, जहां पर राहगिरी कार्यक्रम का ये आयोजन हुआ है।
तो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सैनी भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से वहां पर चारों तरफ इस कार्यक्रम के दौरान में सजाया गया है। खुद मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे और भी जो वहां पर स्थानीय अधिकारी हैं या बाकी जो नेतागण कैबिनेट के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे। और खास बात यह है कि राज्य मंत्री असीम गोयल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। यहाँ पर साइकिल चलाकर स्वस्थ रहने के प्रति जो है वो यहाँ पर प्रेरित किया जाता है। एक संदेश देश के अंदर या पूरे राज्य के अंदर दिया जाता है कि कैसे हम अपने आप को फिट रखें, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें। उसके लिए किस तरह से जो गतिविधियां हैं, जो हमारी एक्सरसाइजेज रहती हैं, उसके जरिए हम अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ जो आपके टीवी स्क्रीन पर जो इस कार्यक्रम की एक रंगीन वहाँ पर दृश्य देखने को मिला, एक आकर्षण का केंद्र देखने को मिला। और मुख्यमंत्री सैनी भी इस कार्यक्रम में वहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी इसमें शिरकत की। आपकी बात ना बधाई देना चाहूँगा अम्बाला के निवासियों को, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक हरियाणा सरकार के मंत्री असीम गोयल जी और हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत विभाग के अधिकारी और सभी विभागों ने जो अलग अलग, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, चाहे हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिभा का लगभग 23 आइटमें ऐसी थी उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया है। राहगिरी कार्यक्रम में, क्योंकि एकता और प्रेम की भावना झलकती है। आज पूरा शहर एक स्थान के ऊपर उमड़ा है और यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगा करके, जो स्टॉल लगाए गए हैं, युवाओं को भी जागरूक करने का काम और खेलों के द्वारा भी अपना प्रदर्शन दिखाने का यहाँ पर काम, चाहे रस्साकशी की है, फुटबॉल की है, या जूडो कराटे की है, या पौधारोपण की है। पौधे वितरित किए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान था, उन्होंने 5 जून को जो आह्वान किया, एक पेड़ माँ के नाम, हमने भी कल उसका हरियाणा में शुभारंभ किया है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 1.5 करोड़ पौधे हरियाणा के अंदर लगेंगे। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 18 करोड़ के करीब पौधे लगाए हैं। आज जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का वायु पोल्यूशन और जिस प्रकार से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम सब ये संकल्प लें कि हम, चाहे बच्चे का बर्थडे है, चाहे परिवार में कोई सुगन का कार्यक्रम है, या बड़े बुजुर्ग का दिवस है, हम संकल्प लेकर के जो एक योजना चली है कि एक पेड़ माँ के नाम, हम एक पेड़ अवश्य लगाएं। हमने इसके अंदर और भी हरियाणा के अंदर हमने लगभग 50,000 वन मित्र हम इसके अंदर रख रहे हैं और उन वन मित्रों को जो वो पौधा लगाएंगे, एक पौधा लगाने के लिए और उसकी परवरिश करने के लिए उसको 20 रुपया दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अलग से पौधा लगाता है और पौधा लगा करके हमारे वन मित्र को सौंपता है जो उसकी परवरिश करेगा। तो आपने सुना, इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम को लेकर उन्होंने जानकारी दी और साथ ही साथ एक संदेश देने की कोशिश की कि कैसे अपने आप को फिट रखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मौसम को लेकर। मौसम को लेकर पूरे देश के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जो है वो कर दिया है।
यानी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है, बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इधर बिहार में भी मौसम से हालत जो है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 21 मौतें हुई हैं और रोहतास में झरने में 6 लोग फंसे हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश बाढ़ की शक्ल में निकलकर सामने आ रही है, जिसका सीधा प्रभाव आम लोगों पर पड़ रहा है जो वहाँ के रहने वाले हैं। किसी के घर डूब रहे हैं, किसी के मकान डूब रहे हैं, किसी की गाड़ियाँ डूब रही हैं, किसी के खेत पानी से भर रहे हैं। कहीं सड़कें पूरी तरह से लबालब हो गई हैं और कई सड़कों पे खड्डे पड़ गए हैं। उत्तराखंड की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर लैंडस्लाइड जैसी स्थिति बनी हुई है। बाढ़ आ रही है जिस वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी चिंता है। चलिए, बिहार से अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ इस ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। अमित, बिहार की क्या स्थिति है, क्योंकि मौसम का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और बिहार में भी नुकसान हुआ है। बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरह से बारिश हो रही है और पड़ोसी देश की बात करें तो जिस तरह से नेपाल में लगातार बारिश हो रही है, तो नेपाल के बारिश का बिहार में खासा असर देखा जाता है। या कहे कि पूरे देश में नेपाल से सटे बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, तो यहाँ खासा प्रभाव देखा जाता है, जिसके तहत बिहार के करीब 15 जिले बाढ़ प्रभावित है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पिछले 24 घंटे में करीब 21 से ज्यादा लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। देखिए शीतल, जो खास बात यह है कि औरंगाबाद में 4 लोगों की मौत हो गई है, मधुबनी में 6 लोगों की मौत हो गई है। पटना रोहतास की बात करें तो यहाँ 2-2 लोगों की मौत हुई है। वहीं भोजपुर, कैमूर, सारण, जहानाबाद, गोपालगंज, सुपौल, लखीसराय, मधेपुरा ये ऐसे जिले हैं जहाँ 1 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, कहीं 1 लोगों की मौत हुई है। तो देखिए स्थिति काफी भयावह बनी हुई है। बिहार के करीब 7 ऐसी नदियां हैं जो अपने जल स्तर, जो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मैं अपने दर्शकों को खास तौर पर यह खास जानकारी देना चाहता हूं कि घाघर, गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और ऐसे नदियां हैं जिनका जो अपने खतरे के निशान से, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और भागलपुर जिले की बात करें, देखिए शीतल, खास बात यह है कि भागलपुर जिले की करीब 24 से अधिक गांव बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। वहां लबालब पानी है, लोग पलायन की स्थिति में है। तो देखिए बिहार की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है बाढ़ को लेकर। और खास तौर पर जो शहरी इलाका है, तो शहरी इलाके के जो निचला इलाका होता है, तो वह घरों में पानी आ गया है। तो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, तो पूरे बिहार के जो हालात है वो काफी गंभीर बने हुए हैं। और बिहार, बिल्कुल अमित, सरकार की बात करें तो किस तरह से काम हो रहे हैं, किस तरह से बिहार के 26 जिलों को अलर्ट पर रखा गया। बिहार के 26 जिलों के लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है आम लोगों के लिए, क्योंकि बारिश और आपने कहा कि पलायन जैसी स्थिति बनी हुई है, ऐसी सिचुएशन बनी है, तो क्या सरकार ने कोई बड़ा कदम उठाया है? और निश्चित तौर पर देखिए सीधा बिहार सरकार की ओर से लगातार बड़े और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कई गंभीर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या फिर जो जिलाधिकारी होते हैं, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। जो तमाम सुख सुविधाएं होती है, खास खबर शीतल ये है कि देखिए बिहार जो है ये कृषि प्रधान राज्य के तौर पर जाना जाता है, लेकिन बाढ़ का असर, जो बारिश हुई है उसका असर ये देखा जा रहा है कि सैकड़ों एकड़ जो कृषि योग्य भूमि है, तो वो फसलों का काफी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों के लिए भी काफी त्रासदी की स्थिति बनी हुई है। तो सरकार की ओर से देखिए काफी व्यवस्था की गई है। कुछ दिन पूर्व जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया था, हवाई यात्रा के माध्यम से जो है तमाम इलाकों का दौरा किया था और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन देखिए चले, खास बात यह है कि दिशा निर्देश तो जारी किए जाते हैं, लेकिन बाढ़ से जो स्थिति उत्पन्न होती है या फिर जो बारिश के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है, तो खास तौर पर बिहार में जो जानवर रखने वाले लोग होते हैं या फिर जो सरकारी सुविधा होती है, तो वो खाना पूर्ति मात्र ही होती है। लोग अपने भाग्य भरोसे ही जीते हैं और अपनी जीवन यात्रा करते हैं। ठीक है अमित, अभी कितने दिनों तक इसी तरह से लोगों को जूझना पड़ेगा? क्या मौसम विभाग की तरफ से अभी कोई अनुमान जताया है आने वाले समय के लिए? देखिए शीतल, मैं अपने दर्शकों को खास तो बात ये बताता हूं कि बिहार के 26 जिले अलर्ट मोड पर है। 26 जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है और मौसम विभाग की ओर से खास तौर पर यह कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। तो आवश्यक जो दिशा निर्देश जारी किया जाता है बिहार सरकार की ओर से, भी खास निर्देश जारी किया गया है कि मौसम विभाग की ओर से जो निर्देश जारी किया जाता है, उस निर्देश का पालन तमाम बिहार में रहने वाले लोग करें। जहां बारिश की स्थिति बनी हुई
हुई है या फिर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से आदेश पारित किए जाते हैं या फिर जो मौसम विभाग की ओर से जो कहा जाता है, जो अलर्ट जारी किया जाता है, तो उसका पालन करें और काफी गंभीर रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी के लिए। अमित इस वक्त बिहार से हमें जानकारी दे रहे थे मौसम को लेकर। वहां पर जो स्थिति है वो पूरी तरह से भयावह नजर आ रही है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो पानी की चपेट में आ चुके हैं, बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और लोग वहां पर पलायन करने को भी मजबूर हो गए हैं। सरकार हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या ये काफ़ी चीज़ें हैं कि सरकार हर व्यक्ति तक पहुंचे और जो भी व्यक्ति इसमें प्रभावित है, जो भी गांव या इलाके इस बारिश के साथ प्रभावित हुए हैं, वहां पर इनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इधर आगे बात करेंगे। अब महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर आज मुंबई में एमवे की बड़ी बैठक होनी है, यानी महाविकास अघाड़ी की बड़ी बैठक होगी। एमएलसी चुनाव में हार के बाद ये मीटिंग बुलाई गई है और ये अहम बैठक होनी है। बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा होने वाली है। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने हैं और ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी जगह पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं, सतर्क हो चुकी हैं, क्योंकि विधान परिषद के चुनाव कुछ दिन पहले वहां पर हुए थे, एमएलसी के चुनाव हुए थे और इन एमएलसी के चुनाव में वहां पर महाविकास अघाड़ी को जो है वो विफलता हाथ लगी थी, उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। एनडीए ने वहां पर जीत हासिल की थी, 11 में से 9 सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ था। ऐसे में अब चिंता यहां पर जो महाविकास अघाड़ी है उनके सामने बढ़ चुकी है कि कैसे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। जो रुकी हुई गाड़ी है उसको लेकर चिंतन मंथन होगा, इसी पर आज बैठक होगी और तमाम जो महाविकास अघाड़ी के बड़े बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी यहां पर चिंतन मंथन होगा। चलिए, इरशाद अहमद इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी ज्वाइन हो चुके हैं। इरशाद, ये बैठक कितनी अहम है, क्योंकि जिस तरह से विधान परिषद के चुनाव हुए उसमें महाविकास अघाड़ी की बात करें तो उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। 11 में से 9 सीटें एनडीए ले गई वहां से, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। विधानसभा के चुनाव भी वहां पर होने हैं। जो 7 से 8 सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग किया है, इसके बाद यहाँ अब जो विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने जा रहा है उसका मंथन और उसी के साथ में जो विधान परिषद की जो क्रॉस वोटिंग हुई उसका मंथन किया जाएगा और आने वाले आगामी जो चुनाव है अक्टूबर में विधानसभा के, उस पर खास तौर से ये बैठक बुलाई गई है। महाविकास अघाड़ी के जो शरद एनसीपी है, कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे है, ये तीनों पार्टियों के बड़े जो नेता है वो इस बैठक में शामिल होंगे और आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जो मतलब लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक ली जा रही है और विधान परिषद में जो क्रॉस वोटिंग हुआ था उसमें खास तौर से महाविकास अघाड़ी के जो घटक दल के जो मेंबर थे, सदस्य थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग हुई है, उन्होंने की है, ऐसे सामने बात आ रही है और उस पर भी चिंतन मंथन किया जाएगा। हाँ बिल्कुल इरशाद, देखिए विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, क्या उस पर भी आज बातचीत होगी और उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिर विधान परिषद में जो सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन आगे के लिए अभी से तैयारियां शुरू की जाएं, रणनीति बनाई जाए ताकि ज़मीनी स्तर पर उतरकर आम जनमानस से बातचीत हो, जनसंपर्क हो और विधानसभा चुनाव में जो है वो सही से लड़ा जाए। विधानसभा के जो चुनाव है वो अक्टूबर में होना है और उसी के साथ में 288 जो सीट है पूरे महाराष्ट्र में, उस पर खास तौर से उनकी रणनीति तय होंगी कि कौन सी पार्टी कितने अपने उम्मीदवार उतारेंगी। इस पर आज खास तौर से बैठक ली जाएगी और अक्टूबर में जो चुनाव है विधानसभा के, उसके लिए खास तौर से अभी जो लोकसभा के हमने चुनाव देखा उसमें महाविकास अघाड़ी को अच्छा बहुमत मिला है और उसी के साथ में ये हर जगह जाकर एक नए नेता और जो पुराने नेताओं में किसे टिकट देते हैं इस पर भी खास तौर से चर्चा की जाएगी। आज ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। ठीक है इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इरशाद अहमद इस वक्त मुंबई से हमें जानकारी दे रहे थे कि आज महाविकास अघाड़ी की जो बैठक है वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी अहम है और इसमें आने वाले समय के लिए वहाँ पर जो चुनाव होने हैं इसी साल के अंत में, उसको लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।